क्लास 9th का जो विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब क्या कि हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं वो कैसे पदार्थ हैं, किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन्हीं पदार्थों के बारे में इसमें बताया गया है। पहले तो बात जानना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि पदार्थ किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? वैसी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसमें कुछ वजन हो, मतलब जिसको जब हम हाथ में रखें तो लगे कि भाई कुछ वजन है इसमें, और वो स्थान घेरती हो। जैसे कि देखिए ना, ये डायरी है तो यहाँ पर रखेंगे तो पहली बात कि हमारे हाथ में रख रहे हैं तो ये क्या कुछ वजन दे रहा है, कहीं इसमें भार है कुछ। और ये जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे अब इस जगह पे पेन नहीं रह सकता, इसके ऊपर हो सकता है पेन, इसके नीचे हो सकता है पेन, बट इसमें पेन जहाँ पे ये रखा गया वहाँ पे वो पेन नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यह स्थान घेरती है। तो कोई भी वस्तु जो है वो पदार्थ है कि नहीं उसको चेक करना सिंपल है कि उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। हालांकि दोनों अलग होते, द्रव्यमान और वजन में अंतर होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे 9th में ही गति पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। तो अभी जान लें उसमें वजन हो, क्या हो? वजन हो, और जो स्थान घेरता हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। जैसे किताब, कॉपी, डेस्क, बेंच, ये सब। अब देखिए पदार्थ के जो कुछ है ना भौतिक गुण होते हैं, वो क्या क्या गुण होते हैं देखिए पदार्थ में। हर पदार्थ में ये ऐसे गुण हैं जो सभी पदार्थ में होते हैं। कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें कुछ गुण होगा। पहला गुण क्या होगा? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। जितने भी पदार्थ होते हैं ना, चाहे जितने भी पदार्थ हैं वो सब जो है ना कणों से मिलकर बने हैं। मतलब ये पदार्थ जो है, इस पदार्थ में बहुत में ही कण है, इसमें कई कण होते हैं। इस कणों के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होते हैं। बट इतना ध्यान रखिए जितने भी पदार्थ हैं, या वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सब किससे बना है? कणों से मिलकर बना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन पदार्थों को अगर हम ऐसे देखना चाहेंगे तो दिखाई नहीं देगा। जैसे ये जो बना हुआ है डायरी है, इस डायरी को अगर हम देखेंगे तो ऐसे इसमें ये जो कणों से बना है कण हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कण नहीं दिखाई दे रहा है उसका में। डायरी दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है, परंतु ये जिस कणों से मिलकर बना वो कण हमको दिखाई नहीं देगा। नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। इसको लेंस लगा के देखें तो दिखाई, बड़े बड़े माइक्रो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, उससे कहीं दिखाई दे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको हम देख सकते हैं उससे, है ना। ऐसे हम लोग सीधे देखेंगे। नग्न आंखों का मतलब क्या होता है? सीधे देखेंगे तो हमको वो दिखाई नहीं देगा। अगला क्या है? पदार्थ बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये तो जानिएगा। अगला क्या है? पदार्थों के कणों के बीच खाली स्थान होता है। जो भी पदार्थ है इसके जो कण हैं इसके बीच में खाली स्थान है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पैक है, पूरा कण भरा हुआ, नहीं, इसके बीच में खाली स्थान भी देख रहे हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, ये सब खाली स्थान है ना, देख रहे हैं, ये सब खाली स्थान है ना। इसको कहते हैं अंतराण्विक स्थान। क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान का मतलब अणु के बीच में, जो उसके अणु है उसके बीच में उसका स्थान, खाली स्थान होना। ऐसा नहीं कण नहीं है, कण है। ये देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं, सब क्या है? कण है। बट इसमें खाली स्थान भी रहता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतराण्विक स्थान, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर रुका हुआ कण है, परंतु ये कण रुका हुआ नहीं रहता है। ये कण हमेशा गतिशील होता है। ये हम देख ही नहीं सकते हैं, अगर देखते तो आपको बताते कैसे चल रहा है। कोई आपको कहेगा कि ये जो डायरी जिस चीज़ से बना है इसमें जो कण है, क्या कण आप दिखा सकते हैं? तो नहीं दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं मगर देख नहीं सकते नग्न आंखों से, ठीक है ना। क्या इसके कण गतिशील है? तो कितना ऐसा थोड़ी ना होता है, जोन कागज जहाँ पर है वहीं पर है। अरे भैया एक कागज भी तो कण से बना है, एक कागज भी तो कण से बना है। क्या ये कण चल रहा है? क्या ये गतिशील है? तो हाँ, इसके कण अंदर गतिशील है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि जब ये अंदर गतिशील है तो बाहर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि अंदर जो गतिशील हो बाहर से दिखाई दे। आपके पेट में खाना रखते हैं, यहाँ पे जाता है अमाशय में, अमाशय से छोटी हाथ में, छोटी हाथ से बड़ी हाथ में जाता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आता है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? गतिशील है कि नहीं है? खाना अगर गतिशील नहीं होता पेट के अंदर में तो जाता तो हमको यहीं पे, यहाँ पर रखते तो यहीं पर आता, तो लाठी से इसे ठूसना पड़ता है इसको धके, है ना। ऐसे बात नहीं ना है। कण गतिशील हमारे अंदर पेट में जैसे खाना गतिशील होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जाता है सब जगह, शरीर के सभी अंग तक, बाल को और नाखून को छोड़ के बाकी सब जगह तक जाता है। कहाँ तक? जो जाता है खून चल रहा है हमारे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन चल रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा इसका मतलब थोड़ी ना कि गतिशील होगा तो सब दिखाई देगा,
दिखाई नहीं दे रहा पर तू गतिशील है। आपको कहेंगे ये जो दीवार है, दीवार में जितने ईंटें लगे हैं वो सब ईंटा के अंदर जो कण है वो सब चल रहा है, तो क्या विश्वास कीजिएगा आप? है ना, हम तो ईंटा को फोड़ के देखेंगे, में ही कण कर जाते हैं, वो दिखाते हैं। भैया आप ईंटा का में ही कण कर दीजिएगा ना, उस कण के अंदर भी कई कण हैं, वो चल रहा है, तो क्या महसूस तो होना चाहिए ना, कुछ नहीं महसूस होगा वो आपको। तो देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लगा लीजिए तो आप देखिए दिखाई देगा आपको वहाँ पे, है ना। ये कण गतिशील होते हैं, याद रखिएगा, पदार्थ में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अगला पॉइंट, ये बात जो है पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ये तो बात की बात है। हाँ एक बात और, हाँ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट 3 नंबर यहाँ पे आ गया है, ये गलती से यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये नीचे होनी चाहिए थी। ओके चलिए हो गया। हाँ तो पदार्थ के कण जो होते हैं ना, क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। समझ में आ गया? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, याद कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिए एकदम। ये पदार्थ के जो कण है, एक पदार्थ में जो कण है, एक पदार्थ का कण ये है ए और ये कण है बी, तो ये एक दूसरे को खींच रहा है, ए बी को खींच रहा है और बी ए को खींच रहा है। एनी टाइम, एवरी टाइम, 24 आवर्स इसको एवरी सेकेंड खींच रहा है वो कण, तो वो दूसरे को बांध के रखी हुई है कण को। समझ में आया? ये पदार्थ के कण क्या करते हैं? दूसरे को खींच, आकर्षित करते हैं, दूसरे से आकर्षित करके रखते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं, है ना। नहीं खींच के रखेंगे तो टूट ही जाएगा, हट जाएगा वो, समझ में आया ना। तो याद रखिए, तो इसको कहते हैं क्या? अंतराण्विक बल। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। याद रखिएगा, पदार्थों के कणों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान। इसके बीच के बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, याद रखिएगा ये सब, अंतराण्विक बल याद रहेगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये पूछता है परीक्षा में कि अंतराण्विक बल से क्या समझते हैं, तो बोलिएगा पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके बीच में लगने, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक स्थान किससे कहते हैं? तो कहते हैं पदार्थों के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, उसी को कहते हैं अंतराण्विक स्थान। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भारी है, छोड़िए उसको, अंग्रेजी छोड़िए, हिंदी में समझिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, मगर पढ़ना हम लोगों को यहाँ 5, 2 एक्स्ट्रा है ना। तो अगर कोई पूछेगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो बोलिएगा 5 अवस्थाएं होती है, मगर मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कितने? मुख्यतः कितनी होती है? 3। तो पहला अवस्था क्या होता है? ठोस, दूसरा गैस द्रव और तीसरा गैस। अब जानना है क्या इस नोट में क्या लिखा है? इसके अलावा पदार्थ की अवस्थाएं होती है, जो डी नंबर क्या, चौथा नंबर क्या है? प्लाज्मा, और 5वां नंबर क्या है आपका? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 जो अवस्था है, ये वाला और ये वाला, ये अतिरिक्त अवस्था है, ये मतलब कि सामान्यता नहीं होती है, ये रियर केस में होता है, मतलब कि दुर्बल स्थिति होती है जो इसमें होता है। अब जानना है कि ठोस किसे कहते हैं, 7वां में ही पढ़ते हैं हम लोग ठोस किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था, मतलब ठोस क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है। ठोस क्या है? पदार्थ की एक अवस्था, पदार्थ नहीं है, याद रखिए, ठोस कोई पदार्थ नहीं है, ठोस पदार्थ की अवस्था है। जैसे सीएम कोई आदमी होता है, मुख्यमंत्री कोई आदमी होता है कि वो पद है? हाँ, मुख्यमंत्री का पद है जिसपे कोई आदमी जाता है, मुख्यमंत्री का एक सीट है, मुख्यमंत्री का एक पद है, उसमें जो आदमी जाएगा उसको मुख्यमंत्री कहेंगे। हम जाएंगे हमको मुख्यमंत्री कहेगा, आप जाइएगा आपको मुख्यमंत्री कहेगा, है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं ना है। उसी प्रकार से ठोस कोई वस्तु नहीं है, ठोस एक अवस्था है, किसी वस्तु की अवस्था है। कोई वस्तु जो होता है ना, या तो ठोस में होगा, या तो द्रव अवस्था में होगा, या तो गैस अवस्था में होगा, और नहीं तो 2 नया अवस्था निकला है, एगो प्लाज्मा, एगो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस अवस्था में होगा। बात समझ में आई? तो ठोस किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ना, ईंटा है, ईंट देखें आप, ईंट को अगर उठा के आप रखते हैं टेबल पे, तो जितना मान लो ईंट का वजन 1 किलो है, तो 1 किलो ही रहेगा। तो ईंट का जो आकार है और आयतन है, दोनों निश्चित है। क्या है? निश्चित है।
आयतन और आकार क्या है? निश्चित है। उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हैं। देखिए ईंटा को आप टेबल पे रख दीजिए, चाहे कुर्सी पर रख दीजिए, चाहे किसी थाली में रख दीजिए, ईंटा का जो आकार है ईंटे नहीं रहेगा। क्या ईंटा का आकार बदलेगा? नहीं। क्या ऐसा होगा ईंटा को थाली में रख दिया थाली ऐसा बन गया, टेबल पर रख दिया टेबल जैसा बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ईंटा को आप जहां रखिएगा कैसा होगा? जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है, क्योंकि आयतन का मतलब कितना, उसमें क्या क्या चीज से बना है, कितना मान लीजिए 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा, आयतन उसका जो है फिक्स रहेगा, आकार भी दोनों फिक्स रहेगा। जहां भी रख दीजिए, इस किताब को आप डायरी को कहीं भी रख दीजिए, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना, उसका आयतन आकार बदलेगा नहीं। हाँ मोड़ दीजिएगा अलग बात है, क्योंकि आकार बदल दीजिएगा अलग, मोड़िएगा तब, बल लगाइएगा तब बदल जाएगा। अब कोई भी ठोस है उसका बल लगाएंगे तो उसका आकृति बदल जाएगा, वो अलग बात है, मगर अपने से नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। ठोस में सबसे पहला आयतन क्या, ठोस का आयतन क्या होता है? उसका आकार क्या होता है? इसके कणों के बीच में बहुत कम स्थान होता है। ठोस जो भी होंगे ना, याद रखिएगा, ठोस जो भी होंगे उसके कणों के बीच में क्या होता है? बहुत कम स्थान। ठोस जो होते हैं ना, ठोस इसके बीच में बहुत कम स्थान होते हैं, बहुत कम गैप होता है इसके बीच में, है ना, पूरा निशन होता है। कहने का मतलब क्या होता है? पूरा निशन होता है। ठोस देखिए, ठोस का ऐसा कुछ हो गया, ये कण बहुत ही माने घने घने होते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं, इतने नज़दीक इसको जल्दी आप तोड़ नहीं सकते हैं, ये जल्दी टूटता नहीं। ठोस के एकदम नज़दीक कण हो गया, ये क्या है आपका? ठोस। क्या है? ठोस। और इसका मतलब क्या है? इसका अंतराल, अब देखिए ठोस के कण नज़दीक होगा तो इसके बीच का जगह का ज़्यादा होगा कि कम होगा? इसका मतलब इसका अंतराणविक स्थान क्या होगा? सिंपल सी बात है, नज़दीक बैठेंगे तो बीच में गैप कम रहेगा। जैसे आप लोग मान लिए ठोस के कण हैं तो आपको नज़दीक बैठा दिए हैं तो जगह बीच में कम रहेगा। एक बेंच पर दो को बैठा देंगे, जगह दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूर बैठेगा तो जगह थोड़ा ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से इसके कण जो है नज़दीक होते हैं तो इसके बीच का स्थान क्या होगा? बहुत कम हो। अंतराणविक का स्थान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अब देखिए ठोस का अंतराणविक बल अधिक होता है। नज़दीक में रहेंगे तो आपस में बल ज़्यादा लगा पाएंगे, है कि नहीं? तो जो नज़दीक में है तो इसका बल क्या है? ज़्यादा लगेगा। इसके कणों के बीच में ज़्यादा आपसी बल होता है। देखिए इसके कणों के बीच में जो बल लगता है ना, जितना नज़दीक में रहेगा उतना ज़्यादा लगेगा और जितना दूर रहेगा उतना ही कम लगेगा। जैसे आग होता है ना, आग के नज़दीक में जितना बैठेंगे हम लोग उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी और जितना दूर बैठेंगे उतना ही कम गर्मी लगेगी। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है ना, याद रहेगा। ठोस के कणों के बीच में क्या होता है? अंतराणविक स्थान कम होता है और ठोस का जो अंतराणविक बल है वो क्या होगा? याद रखिए, ठोस का मतलब ठोस के कणों के बीच का अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होगा। अगला है ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः अधिक होता है। सामान्यतः ठोस न जल्दी पिघलेगा न जल्दी गलेगा। याद रखिए ठोस क्या होगा? न जल्दी पिघलेगा न जल्दी गलेगा। अब इसमें 3 गो बच्चा को पिटाई करने वाला डाल देते फेसबुक पर, क्लास में सोने वाले क्या सब है। देखिए ये भी याद रहेगा, ठोस का गलनांक क्वथनांक का मतलब क्या? देखिए गलनांक का मतलब क्या? गलने का चीज, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है? जमने का चीज है। तो उसका तापमान बहुत अधिक होता है, जल्दी पिघलेगा ही नहीं। ठोस जल्दी ना पिघलता है ना जल्दी टूटता है। देख लीजिए टूटा के उसको पिघला के, नहीं टूटेगा जल्दी, लेट से पिघलेगा। अलग अब सब नहीं, कुछ पदार्थ तो अपने मन गल जाता है, अपने वो अलग बात है। अपवाद और सब में होता है, वो अपवाद अलग बात है। अलग क्या है? विद्यार्थी समानता क्लास में नहीं सोता है, मोड़े को सो गया वो अपवाद है, अपवाद है ना। हुआ सब सोता है क्या? सब सो रहा है क्लास में? नहीं, 3-4 को बच्चा सो रहा है, सब नहीं सो रहा है, क्योंकि अपवाद हो गया। इसको रात को मतलब ठंडा हवा बर्दाश्त नहीं होता है, इसको गर्मी रहता था पढ़ता है। ये सब है हॉट मैन, गर्मी में पड़ेगा। कोल्ड मैन नहीं, कोल्ड आती के सो जाते हैं, एक नहीं लगाते हैं। अगला देखिए, अगला पदार्थ का अवस्था है वह द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होता है? देखिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। देखिए आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। जैसे देखिए ना, पानी ले लीजिए चाहे दूध ले लीजिए, दूध को देखिए, दूध को आप जिस बर्तन में रखिएगा उसन के आकार ले लेगा। आप उसको गिलास में रखे हैं तो गिलास जैसा ऐसे दूध रहेगा, इसका आकार ऐसे रहेगा। जैसे इसको आप क्या करते हैं, वो पतीला में रख देते हैं तो पतीला का आकार, कटोरी में रखते हैं कटोरी का आकार लेता है, पतीला में रखिएगा पतीला जैसा बन जाएगा। दूध ऐसा है ना, तो गिलास में ऐसा, गिलास ऐसा ना है। जैसे उसको गिलास में दूध कोई में रखिएगा, बाटी में, कटोरा में, तो ये ऐसे ना हो जाएगा।
अब फिर रखिएगा सस्पेंड, मतलब सस्पेंड जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिस चीज़ में रखिएगा आप, घड़ा में रखिएगा घड़ा जैसा हो जाएगा वो, मटकी जैसा हो जाएगा। जिस चीज़ में रखिएगा उसी का रूप ले लेगा वो, उसका कोई रूप नहीं होता है। ईंटा का रूप से फिक्स है, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ईंटा जैसे किताब है, आप कहीं भी रखिए किताब जैसा है वैसा के रहेगा, परंतु ये दूध जो है ना, ये जैसा चीज़ में रखिएगा, जैसे पात्र में रखिएगा, जिस बर्तन में रखिएगा उसी का वो रूप ले लेगा। ये सब नकलची है, नकल करता है। जहाँ रखिएगा वहीं से उसन के बन जाएगा। ये सब रूप बदलता रहता है, रूप फिक्स। हाँ, एक बात फिक्स है कि 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका आयतन क्या है? आयतन क्या है? याद रखिएगा, इसका आयतन जो होता है ना निश्चित होता है, आयतन जो होता है निश्चित होता है, मगर आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित का इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो दूध है, अगर 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा। और आकार में क्या होता है, कभी गिलास में रखिए गिलास का रूप ले लेगा, बाटी में सस्पेन में रखे सस्पेन का, बाटी में रखे बाटी में, डोल में रखिएगा तो डोल का रूप ले लेगा। जैसा रखिएगा, जिस रूप में रखिएगा, जिस बर्तन में रखिएगा उसी का वो रूप ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये सब द्रव पदार्थ है। पानी, दूध, तेल, डीजल, स्याही, रक्त, गोंद, लार, मार, चावल का मार होता है, मार सब जगह नहीं चलता है, बिहार में चलता है मार, है ना, मार भात, है ना। और शहद, शहद मतलब क्या? शहद का मतलब क्या होता है? शहद का मतलब मध, मध खाते हैं ना, मधुमक्खी का लेटरिन। अब देखिए द्रव का सबसे पहला, द्रव का क्या क्या गुण होता है? देखिए द्रव का सबसे पहला गुण है उसका आयतन, 1 किलो तो 1 किलो। आकार अनिश्चित, आकार जो नाम रखिएगा वैसे हो जाएगा, उसका कोई परफेक्ट आकार नहीं है। उसके कणों के बीच स्थान थोड़ा कम होता है, ठोस से थोड़ा कम है। अगर ठोस में ऐसा है, ठोस में कैसा है, अगर ठोस में अगर मान लिए एकदम नजदीक नजदीक है, ठोस में क्या है? बहुत नजदीक नजदीक है। तो द्रव में क्या होगा? द्रव में थोड़ा दूर दूर होगा, द्रव में थोड़ा दूर दूर होगा। और गैस में बहुत दूर दूर होगा, ठीक है ना। ये क्या है? ठोस। क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। ये क्या है? याद रखिएगा, ठोस में बहुत नजदीक नजदीक होता है कण, इसीलिए इसका स्थान बहुत कम होता है और इसलिए बल बहुत अधिक होता है इसके बीच का। इसलिए इसको तोड़ने के लिए, ईंटा को तोड़ने के लिए थोड़ा सा जोर जोर से मारना पड़ेगा। आप ईंटा रख लीजिए, उसको हाथे से ऐसे कीजिएगा, आई पार से ऊपर, तो हाथ आई पार से ऊपर नहीं होगा। होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कण बहुत नजदीक नजदीक है, बीच में स्थान बहुत कम है। आप हाथ घुसाइएगा, जोर से मारिएगा, हाथ भले चोट लगेगा, मगर ईंटवा में जगह नहीं देगा आपको जाने के लिए, जगह देगा नहीं। बट वही पानी है तो क्या होगा? पानी में क्या है? पानी ऐसे रखल है बाल्टी में, हाथ रखिएगा, जोर से मारिए, थपा टेका टेका चोट लगेगा मगर घुस जाएगा हाथ, है ना। हवा में क्या है? हवा में जैसे आराम से जा रहा है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है, आराम से जा रहा है कि नहीं। ठोस में नहीं जाएगा क्योंकि उसका कण बहुत नजदीक नजदीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ठोस में जल्दी मतलब उसका कण जगह ही कम है उसका, अब बल ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा मार के तोड़ना पड़ता है, खटा खटा कर ना, तब टूटता है ईंटा। ऐसे जो है पानी को तोड़ना भी नहीं पड़ता, उसका जगह काफ़ी है, आराम से तक मारेंगे टूट जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। ये बात है, टूटेगा फिर जुड़ जाएगा, हाथ से ले आओगे तो टूट जाएगा, फिर जाएगा, फिर जुड़ जाएगा ऊपर से, है ना। ये बात होता है, ये तो अलग बात है। द्रव का गुण है आकार बदलना, इसलिए। अब देखिए द्रव में कणों के बीच में स्थान कम होता है, इसीलिए इसका अंतराणविक जो है ना स्थान ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें बीच में थोड़ा गैपिंग थोड़ा ज़्यादा है ना, इसका स्थान थोड़ा सा ज़्यादा है ना। और द्रव का अंतराणविक बल ठोस से कम होता है। जितना ठोस में बल होता है नजदीक नजदीक होने के कारण से, उतना द्रव में बल नहीं होता, बल कम होता है इसमें, ठोस से थोड़ा कम होता है। अलग क्या है? इसका गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः ठोस से कम होता है। ठोस से इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, मतलब जल्दी पिघलता है और जल्दी जमता है ना ठोस से। अलग क्या है? गैस क्या है? गैस पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ना आकार निश्चित है ना ही उसका आयतन निश्चित है। अब देखिए ना, ये वो सिलेंडर है आपका, है ना सिलेंडर, उसमें 12 किलो भी गैस आता है, 5 किलो भी गैस होता है, 1 किलो भी गैस बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। गैस वाला लाते हैं तो मान लिया 12 किलो या 15 किलो गैस है, तब धीरे धीरे खत्म होगा, वो आ गया 10 किलो, 10 किलो से फिर कम हो जाएगा तो फिर 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो ऐसे हो जाता है। सिलेंडर वाला तो उतने को है, तो उसका आकार भी अनिश्चित है, मतलब वो भी जैसा जो में रखिएगा वैसा क्या आकार ले लेगा वो। गुब्बारा देखें, गुब्बारा
अब गुब्बारा को देखिएगा लमका गुब्बारा रहता है, पता है। तो हवा आप मुँह से ना फूक रहे हैं, ऐसे मान लिए फूक रहे हैं, गुब्बारा फुला रहे हैं तो लंबा फूल रहा है, क्या हो रहा है, लंबा फूल रहा है। और कोई गुब्बारा क्या होता है, ऐसा होता है। और कोई गुब्बारा क्या होता है, ऐसा होता है, दिल वाला। सब रंग गुब्बारा होता है कि नहीं। तो हवा तो सब में बराबर फूक रहे हैं, तो फिर आकार अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका आकार अलग अलग, बैलून का आकार अलग अलग है। तो इसमें हवा फूलने से फूकने से क्या होता है, आकार अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठोस में क्या होता है, आयतन और आकार अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। जैसे देखिए ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन गैस, एलपीजी, हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस सब क्या है, ये सब गैस है। ये सब क्या है, गैस है। गैस के कौन कौन से गुण होते हैं, गुण नहीं, क्या गुण। गैस के कौन कौन से गुण होते हैं, बोलिए। तो गैस के निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है, हाँ, इसका आयतन अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, गैस के कणों के बीच में स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठोस द्रव दोनों से ज्यादा होता है ना। और इसके अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है, समझ में आया ना। इसका अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है। इसका अंतराणविक बल कम होता है, क्योंकि ज्यादा स्थान होगा तो बल कम होगा। और गैस का गलनांक का क्वथनांक सामान्यतः कम होता है, सामान्यतः कम होता है। गलनांक एवं क्वथनांक समझ में नहीं आता है तो उसको भी अलग बताएंगे, एक अलग टॉपिक में समझाएंगे। और बस समझ लीजिए कि गैस का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, कम होता है। अब देखिए, अब है पदार्थ की चौथी अवस्था जो सामान्यतः नहीं होना चाहिए, नहीं हम लोग जानते थे मगर नया नया खोज हुआ है। ये क्या अवस्था, देखिए, यह है प्लाज्मा की अवस्था। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक गतिशील होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उसे प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। मतलब जो प्लाज्मा का जो अवस्था होगा ना, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण जो होते हैं ना, काफी ऊर्जा वाले होते हैं, बहुत तेजी से। वो मैंने कभी इधर उधर करेगा, इधर उधर, समझ ना, एकदम तेजी से इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, एकदम गतिशील होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, गतिशील। काफी ऊर्जा उसमें रहता है, खूब एनर्जी रहता है, उसे कहते हैं क्या, प्लाज्मा की स्थिति वाला, प्लाज्मा स्थिति। जैसे क्या, फ्लोरोसेंट ट्यूब और निर्यात क्या है, निर्यात बल्ब में प्लाज्मा होता है। देखिए, कुछ ट्यूबलाइट जो होते हैं ना, पहले के ट्यूबलाइट आते थे, ये ट्यूबलाइट दूसरा हो गया। तो ट्यूबलाइट आते थे जिसमें क्या होता था, गैस भरा रहता था, उसमें कण काफी तेजी से भागता था, तो माने कि होता था इजोत, वो कण दूसरा ट्यूबलाइट था। तो ये ट्यूब समझ लीजिए एक ऐसा स्थान, जैसे कैसे बताया आपको हम, सूर्य प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य देखते हैं कितना गर्मी है, सूर्य की गर्मी से जानते हैं ना कितना गर्मी है। तो जब बताना नहीं पड़ेगा कि सूर्य की गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि यहाँ पे बाबा चिल्लाता है लोग, है ना। वहाँ पे इतना हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ गर्मी देती है, समझ सकते हैं। उसमें कितना ऊर्जा है, ऊर्जा ही ना गर्मी रहता है, ऊर्जा नहीं रहता गर्मी आएगी, नहीं आएगी, ऊर्जा से ही गर्मी आ रही है। तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है और गतिशील होते हैं, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो उसके कण जो है काफ़ी गतिशील होते हैं, बात समझ आ गई। अब देखिए, प्लाज्मा का कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है, मतलब क्या, सब में आयन होता है। बैठ जाओ, सोना नहीं। अब आयनीकृत होता है मतलब क्या, उसमें आयन होता है। अगला क्या है, जब सबसे लास्ट जो है आपका बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये आपका क्या अवस्था है, 11वां नंबर पॉइंट हो गया। क्या नंबर अवस्था है, अच्छा पॉइंट नंबर क्या है, 11 नंबर पॉइंट है। देखिए, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट स्टेट जो होता है वो क्या होता है, देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैसीय बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है ना, तो उसको ठग करने पर, क्या करने पर, ठंडा करने पर क्या होता है, ठंडा, कोल्ड करने पर, है ना। यहाँ पे आप कोल्ड लिख नहीं सकते हैं तो ये लिख देते कोल्ड, ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खूब ठंडा जब कर देंगे तो कौन अवस्था आएगा, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था आएगा। इसमें क्या होता है, देखिए, हाँ कभी हो गया ठंडा का लिखना था तो गलती लिखा गया, तो हिंदी थोड़ी लिखा था, इसमें अंग्रेजी लिखा था। अब उसमें थोड़ी लिखाएगा, अब तो में जो वैसे लिखेंगे ठंडा तो थोड़ी लिखाएगा, ठंडा ये तो बना हुआ थे, ठंडा ठंडा लिख देते हो गया, खुश करो, बदल दे पूरा। लोग लड़का सबको समझ रहे हैं, ठंडा कैसे हो गया,
ठंडा, फिर हटाएंगे तो हट जाएगा, देखो कोई फायदा नहीं है इससे। लो चलिए, ठंडा होता है। अब बात समझिए कि जब है क्या, ये समझिए पहले। ये क्या होता है, वायु का कम घनत्व, मतलब हम ज़्यादा एक वो चीज़ लेंगे, उसमें वायु को कम रखेंगे, क्या रखेंगे, बहुत कम वायु, क्या रखेंगे, बहुत कम वायु, बहुत ही कम, 1,00,000वां भाग वायु का घनत्व जितना होता है ना, जितना इतना में मान लो 1,00,000 कण होता है, कितना कण होता है, 1,00,000। तो उसमें से 1,00,000 ना निकाल के सब में से एगो कण लगा दिए, क्या कण कर दिए हम लोग, एगो कण निकाल, एक कण छोड़ दिए, ठीक है ना। उसे कहते हैं वायु का 1,00,000वां घनत्व कम। जहाँ पे 1,00,000 आदमी रहने वाला है, वहाँ पे एक आदमी को रखेंगे तो कितना कम रहेगा, बहुत कम ना हुआ। मान लो एक फील्ड है, इसमें 1,00,000 लोग रह सकता है, उसमें से एक ही को रख दिए, तो उसका घनत्व क्या हुआ, 1,00,000 कम गया, नहीं कम गया। तो उतना कम घनत्व में बहुत ही ठंडा तापमान पर रखेंगे, इतना ठंडा कि फ्रीजर में जो फ्रीज होता है उससे भी कई गुना ठंडा रखते हैं, ठंडा स्थान पर रखेंगे, तब वो क्या बनेगा, आपका एक अवस्था बनेगा जिसे कहते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। क्या होता है, गैस को क्या करते हैं बोलो, 1,00,000वें उसका घनत्व को घटा देते हैं, और घनत्व घटाने के बाद उसको क्या करते हैं, बहुत ठंडा करते हैं, तो क्या बनता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बनता है। ये इसका जो खोज हुआ था सन 1920 में किया था, कौन हुआ था, 1920 में, किसने किया था, भारत के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। उन्हीं ने इसकी अवस्था का कुछ गणनाएं की थी, उसके बारे में पता लगाया था। बाद में इनको क्या किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी कर दी, और तब लास्ट में उन्होंने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुने हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने बाद में कह दिया कि भैया ये 5वां अवस्था है। हालांकि इहो कहे थे शुरू में, बट उतना ठोस बता नहीं पाए थे, खोज किए थे, उसके बारे में कुछ गुण बताए थे। कौन, सत्येंद्र नाथ बोस जो है ना, कुछ गुण बताया, उसका बताया कि ऐसा अवस्था भी हो सकता है, मतलब इसकी पूरी तरह से परफेक्शन नहीं किए। बाद में जाके अल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरा जांच पड़ताल किया इस पर, और उन्होंने बता दिया कि भैया ये होता है अवस्था, इसकी भविष्यवाणी हम कर दिया, ऐसा अवस्था हो सकता है, मगर ऐसा जल्दी जनरली होता नहीं, इसलिए हम लोग देखते नहीं, मगर हो सकता है, बता दिए। ठीक समझ में आया कि नहीं आया। अब सवाल है अभ्यास का सवाल, क्या है, क्या केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। कितना दिया था केल्विन, बोलिए कितना केल्विन दिया था, 300 केल्विन, है ना। 300 केल्विन को हमको बदलना है कथी में, बोलिए डिग्री सेल्सियस में। कथी बदलना है, डिग्री सेल्सियस। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 273 घटा दीजिए, हो जाएगा। 273 घटाइएगा, बन जाएगा। 273 घटा दिए तो कितना आया है 27 डिग्री सेल्सियस आया। तो 300 के ध्यान कीजिएगा, 300 के बराबर कितना हो गया, 300 माइनस 273 बराबर 27 के, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब केल्विन से ताप का मात्रक होता है केल्विन डिग्री सेल्सियस होता है ना, और फ़ारेनहाइट में होता है। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 273 घटाना पड़ता है। बी नंबर सवाल क्या था, देखिए बी नंबर सवाल क्या है, 573 के, तो क्या करेंगे बोलिए आप लोग, 573 में से कितना घटा देंगे, कितना आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस बन गया। खाली 273 घटा देंगे, सेल्सियस में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में बदलना है, तो बस वही में घटा रहे थे, में जोड़ देंगे, है ना। कथी में है अभी, किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है ना। देखिए डिग्री सेल्सियस में है, कितना डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जोड़ दीजिए 25 प्लस 273 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 298 के बन गया। बी नंबर सवाल क्या करा है, 373 उस के है, 373 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी, तो क्या करेंगे 373 में जोड़ देंगे कितना, 273 जोड़ दिए, डिग्री के हो गया, कितना आ जाएगा, 646 के हो गया, है ना आसान। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए।
सेल्सियस के काय में बदलना, अरे भैया तो बताइए दिए, 2 बार बना दिए कहा भाई। हाँ 3 नंबर अवलोकन करनी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेप्थेलॉन की को रखा नहीं, नेप्थलीन क्या है, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह सामान कुछ समय के बाद क्या होता है, ठोस अवस्था छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। क्या है, देखिए नेप्थलीन को ऐसे कहीं पर रख दीजिएगा ना तो होगा क्या कि ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, वो उधरपातित क्या होता है, उधरपातित में क्या होता है कि वह जो है ना वह मैं डायरेक्टेड ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चल जाएगा। कहाँ से, ठोस से क्या बन जाएगा, डायरेक्टेड गैस। ऐसे नियम होता है क्या कि ठोस पहले बनेगा द्रव, क्या बनेगा, द्रव, तब बनेगा गैस। मगर इसमें क्या होता है, डायरेक्टली ठोस से कहा जाता है ये गैस, तो इसीलिए वो क्या होता है धीरे धीरे गैस में सीधे परिवर्तित हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचता है इसमें, ठीक है ना। उदरपातन के बारे में लिख दिए हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ डायरेक्टली गैस अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं, कोई गर्म बर्तन उर्तन होगा, कढ़ाई उड़ाई तवा होगा, उस पर क्या कीजिएगा, कपूर लेकर सीधे रख दीजिए, कपूर रखिएगा ना तो पिघलेगा नहीं, सीधे बन जाएगा गैस, धुआं बनकर उड़ जाएगा। आग में नहीं, या तो उसमें आग पकड़ लेगा, आग में रखिएगा तो सीधे आग पकड़ लेगा कपूर में, अच्छा गर्म तवा पे रखिएगा कपूर को सीधे तो धुआं बनकर उड़ जाएगा वो। आज समझ में, वो डायरेक्टेड कपूर क्या है, ठोस है, कपूर क्या है, कपूर देखा है कि नहीं देखा है रे, कहाँ पर पूजा वूजा होता था है ना, तो पूजा होता था कपूर आरती नहीं देखते खाता है ऐसे, तो कपूर खाना, कपूर डायरेक्टेड ठोस अवस्था से कहाँ जाएगा, गैसीय अवस्था। अगला है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाता है। देखिए जब कभी हम सेंट छींटते हैं ना तो आखिर सेंट यहाँ छींटते हैं, खुशबू हाथ पहुंच जाता है, कैसे कैसे पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाता है, कैसे, तो यह एक होता है विसरण, क्या होता है, एक क्रिया होती है विसरण, क्या होता है, विसरण। इसमें जो होते हैं ना, जो गैस के जो कण होते हैं ना, गैस में तेजी से भागते हैं। इधर ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, हवा है, तो ये जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं इस पूरा क्लास में क्या है, हवा है, हवा है ना। तो जैसे ही हम सेंट यहाँ पे मारे तो ये गैस भी तो हवा है, सेंट भी तो हवा ही ना है, तो हवा में हवा का कण तेजी से फैलेगा, खूब तेजी से जाते रहेगा, इसे कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण, याद रखिएगा। इसी के कारण से यहाँ का खुशबू वहाँ जाता है, नहीं तो खुशबू जाए नहीं करेगा। अगर बीच में शीशा का दीवार लगा देंगे तो गैस जाएगा, खुशबू नहीं जाएगा, क्योंकि शीशा जैसे लगा दिया हो तो शीशा क्या ठोस है, तो द्रव को इस गैस को उस गैस से अलग कर देगा, है ना। उसके बाद शीशा लगा दीजिएगा तो इधर कारी कितना हम सेंट मारेंगे तो आपके वहाँ नहीं जाएगा, शीशा का दरवाजा जब खुलेगा तब आएगा, गैस का आदान प्रदान होगा तभी सेंट खुशबू जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं। खुशबू हो या बदबू हो तभी जाती है, वो हवा के माध्यम से ही आती है ना। नेक्स्ट अब है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच में बढ़ते हुए आकर्षण के बल के बारे में बताना है। अब बताइए इसमें कौन पदार्थ है जो ज्यादा आकर्षण बल ज्यादा है, इसमें बताइए, ऑक्सीजन में ज्यादा है कि जल में कि चीनी में, उन कणों के बीच में बल, तो किसमें बल ज्यादा था, ठोस में कि द्रव में कि गैस में, बल किसमें ज्यादा होता है, ठोस में। तो चीनी ठोस है, चीनी का बल ज्यादा है किससे, जल से, और जल का बल ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन के। सबसे कम किसका बल होगा, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हवा नहीं है, हाँ इसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, क्या है, गैस है, ये गैसीय अवस्था में है, ओके, ये गैस है, और ये क्या है, ये द्रव है, और क्या है, ये ठोस है। तो ठोस का बल ज्यादा होता है, तो तीर मार रहा है ठोस, तीर मार ना, और ये क्या करता है, ये द्रव से ज्यादा, द्रव का ज्यादा होता है किससे, गैस से। सबसे कम बल होता है गैस में, उससे ज्यादा होता है द्रव में, सबसे ज्यादा होता है ठोस में। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित तापमानों पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। हाँ जल के बारे में जान लीजिए, जल बड़ा यूनिक चीज होता है, जान लीजिएगा थोड़ा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। जल जो होता है ना, जल पानी जो होता है, ये पानी की बड़ी अजब है कहानी। सबसे पहली कहानी तो ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब जल आता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बेचारा हजम में पड़ा रहता है कि हम पानी बने कि हम बर्फ बने। 0 से माइनस नीचे आएगा ना थोड़ा सा, तो यहाँ आता है बर्फ, क्या आता है, बर्फ। 0 पे ना ये बर्फ है ना पानी है,
जमना शुरू कर देगा। क्या होगा? जमना शुरू करेगा। क्या करेगा? जमना शुरू। क्या जाएगा ना, जमना क्या करेगा, ये शुरू कर देगा। जीरो पे जमना शुरू कर देता है। ओके, आज जब इसके ऊपर रहेगा ना, जीरो के बाद 1 रहे, 2 रहे, चाहे 50 रहे, चाहे 60 रहे, चाहे 100 पे जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया फिर एक कहानी नया हो जाता है। 100 पे ये क्या होगा, ये भाप बनना शुरू कर देता है। क्या होता है? भाप बनना शुरू करेगा। ये भाप बनना शुरू कर देगा। आ रही समझ नहीं आ रही बात? इसके बीच में क्या होगा? ये पानी। ये क्या है? पानी। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो क्या होगा? जमना शुरू। तय को कम आ तो क्या हो गया? बर्फ। ये बर्फ बन जाएगा। इसे पानी जो है बर्फ बन गया है ना। और जैसे ही यहाँ पे गया ये क्या हो जाएगा? ऊपर जहाँ जाएगा भाप बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक जब अवस्था रहती है वो क्या होती है? द्रव। यहाँ से ऊपर की अवस्था क्या होगी? ऐसे नीचे की अवस्था क्या होगी? समझ रहे हैं ना? तो इसी से सवाल आपका बन जाएगा। अब जो सवाल करा उसको जरा देख लिए गौर से। 25 डिग्री पे क्या होगा? 0 से 100 के बीच में पानी ना रहता है। 0 डिग्री पे क्या होगा? जमना शुरू होगा। द्रव व ठोस दोनों हो सकता है। द्रव रहेगा, ठोस हल्का हल्का गुठली आना शुरू हो जाएगा वो, है ना। बर्फ का हल्का हल्का झिल्ली बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और 100 पे क्या होगा? हाँ, द्रव और गैस दोनों होगा। मतलब यहाँ पे तो भाप, अभी भाप पूरा नहीं बन गया होगा, भाप बनना भी शुरू हुआ है। धीरे धीरे भाप बनेगा ना। कि भाप बन गया है? हाँ, भाप नहीं बना अभी गर्म होगा तब भाप बनेगा, है ना। पूरा गर्म को खोल जाएगा तब भाप बन के उड़ जाएगा वो पूरा, है ना। पानी को जब रखते हैं ना, तो पहले चावल बनना था, पहले पानी गर्म कीजिए तो चावल रखिए। तो कुकर आ गया तो कुकर की बातें करें अलग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अलग है। देखिए, कारण बताना है। जल कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है। काहे? देखिए, कमरे के ताप पे जल क्यों जल रहता है? क्योंकि कमरे का ताप जो होता है ना, मेनली 42 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? कमरे का ताप 30 से 40 के बीच में होता है, 40 के बीच में। तो इसके बीच में क्या होगा? वो कमरे के ताप पे क्या होगा? ये बताइए। पानी पानी ना रहेगा, थोड़ी ना बर्फ बन जाएगा वो, इसीलिए वो उतने रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्या है? लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्या है? अरे भैया, कमरे लोहा का जो लोहा कमरे के ताप पे क्या होगा? लोहे ना रहेगा, पानी थोड़ी ना बन जाएगा। लोहा जानते हैं पिघलाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए? लोहा को पिघलाने के लिए 1400 से ज़्यादा तापमान चाहिए। कितना? 1400। इतना ज़्यादा तापमान होता है लोहा पिघलेगा, इसे पिघलवे नहीं करेगा। समझे? लोहा इतना जल्दी नहीं पिघलता है। आग में रख दिया जलेगा थोड़ी ना जल्दी। नहीं, आग में लाल हो जाएगा, वहाँ पिघलेगा जल्दी नहीं, लाल ही रहेगा। देखते हैं कोयला में रख के खूब भट्टी में खूब जलाता है खूब, तब जाके वो लाल होता है। लाल हल्का हल्का लाल, पूरा लोहा का गर्म होता है। देखे, लोहा गर्म जब होता है तो अद्भुत हो जाता है, बड़ा अजीब रंग का हो जाता है, जलता नहीं है वो। लोहा गर्म होने के बाद एकदम लाल हो जाएगा, एकदम लाल, पूरा लाल में लाल हो जाएगा एकदम। और उसके बाद क्या करता है? उसको निकालिए प्लास रख के। ये तो गोरा से मना पीटी कर रही है, हटा के रख देंगे नहीं तो हथौड़ा लीजिए, उसमें रख मारिए तो अपना जैसा रूप में रखिएगा वैसा रूप में बनेगा। तो ये जो होता है ना, लोहा कमरे के ताप पे तो भाई लोहे ही रहेगा, उसमें तो बदलाव नहीं होगा, है ना। अगला क्या देखिए, 273 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इतने तापमान पर रखने पर, ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? देखिए, 273 में डिग्री केल्विन है। 273 क्या है? केल्विन है। क्या है? 273 का मतलब क्या होता है? 273 में से 273 घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273 केल्विन कहो चाहे 0 डिग्री सेल्सियस को, बात बराबर है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ज़्यादा ठंडा होगा कि पानी ज़्यादा ठंडा होगा? आए क्या कहना? देखिए, 273 डिग्री यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पर ठंडा करने पर बर्फ जल की तुलना में ज़्यादा शीतलता प्रदान करती है, बर्फ ज़्यादा ठंडा होगा। देखो, बात को समझो जरा, गौर से समझोगे तो समझ में आएगा। पानी की कहानी अभी सुनाया तुमको। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है?
बोलो, माने आधा पानी 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 लेकर आता है या तो हल्का हल्का बर्फ लेकर बन जाता है, ये ना होता है। बर्फ पानी दोनों मिक्स रहता है, मतलब लगभग जमना शुरू करता है। अब कोई तुमसे पूछेगा कि यह भी पानी है मगर ये बर्फ से बन के पानी बना है, अभी आई भी पानी है जो हम पानी चापाकल में चला कर लाए हैं, उनको ठंडा कर रहे थे। तो ये 100 पे आया है, तो ये ऊपर मतलब कि ठंडा से गर्म हुआ, बर्फ को ठंडा गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, बनेगा ना। तो ये बर्फ से पानी हुआ है, आई तो पानी से पानी है अभी, तो कौन ज़्यादा ठंडा होगा बताइए? जो बर्फ से पानी हुआ ठंडा में से आया है, ठंडा ज़्यादा होगा, है कि नहीं है? आई तो बेचारा पानी था, इसका मतलब अभी ठंडा हो ही रहा, ठंडा होते 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 और ठंडा होते 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 बहुत ठंडा हो जाएगा, जीरो पर जाएगा, तब बर्फ बन 100 देखिए 100 डिग्री सेल्सियस ये भी है, अरे हाँ 100 नहीं ना 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यह भी है। यह भी पानी का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। इस पानी का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। परंतु ये बर्फ का पानी है और ये पानी का पानी है, ज़्यादा ठंडा कौन होगा? बर्फ का पानी। समझ रहे हैं ना भाई? नहीं होता तो देख लेना करके, है ना। बर्फ का पानी ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि वो तापमान खोया है अभी, है ना, इसीलिए। क्या दे रहा देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसका आंसर लिख लीजिएगा। हम मोटा मोटी तौर पे समझा दिए कि क्या होता है। और देखिए क्या है उसका क्वेश्चन, कौन है 8वां नंबर। उबलते हुए जल की अवस्था, भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? तुम बताओ। ए पानी खौल रहा है, उसमें हाथ लगा दे तुम्हारा कि भाप में आग हाथ लगा दे, बताओ तुमको किस में जलना अच्छा लगेगा? कौन में ज़्यादा जलन होगी पता है तुमको? पानी में जलाओगे, खौल रहा है पानी, उसमें हाथ जलाओगे, डुबाओगे, उसमें जो जलन होगा सो, अब भाप से हाथ पक जाएगा तो सो, किस में ज़्यादा जलन होता है? जी नहीं, भाप से। भाप का तापमान पानी खौलते हुआ पानी से ज़्यादा होता है, तुमको नहीं पता है? भाप से हाथ जलेगा तो पापा चिल्लाइएगा, आपको नहीं पता जान लीजिए। भाप का तापमान ज्यादा है कि पानी का, खौलता हुआ पानी का? पहले ये है पानी, हाँ, इसको गर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये पानी जो है खौल रहा है, खौलना शुरू किया है ना, अब भाप बन के उड़ना शुरू किया, तो पानी गर्म होने के बाद ना भाप बना है, तो यहाँ भाप है, क्या है? भाप। तो भाप का तापमान पानी के, खौलता हुआ पानी तापमान ज्यादा हुआ तब ना उड़ा है वो। तापमान किसका ज्यादा है? इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे हाथ जलेगा तो बहुत फोका उगेगा, समझ गया? खौलता हुआ पानी में हाथ दबा लो, मैं भाप में हाथ में मत लगाओ। तुमको उल्टा लग रहा हो, सर जी कैसे बात कर रहे हैं? खौल रहा है पानी में हाथ दबा ले। देखो बात कर रहे हैं दोनों में से ऑप्शन। एक तरफ देखो, तुम ऐसा जगह पे खड़ा हो ना, मतलब मान लो कभी ऐसा मौका मिले कि तुम ऐसा जगह पे खड़ा हो, ऐसे पहाड़ पे खड़ा हो ना, कि अगर इधर गए, इधर गिरे तो क्या है? खौलता हुआ पानी, इधर गिरे तो क्या है? बात है, किधर गिरना पसंद करोगे तुम? तुम कहोगे सर हम गिरवे नहीं करेंगे क्या, हम उड़ना पसंद करेंगे। बहुत तेज लेगा सब भाई, बोलो किधर गिरोगे? इधर इधर, छोटा सा कहवे नहीं करेंगे, गिरवे नहीं करेंगे। मान लो हम कोई डायनासोर आ गया, कहा कि तुमको गिरा देंगे, तो किधर कहोगे भाई? डायनासोर डायनासोर तुमसे पूछेगा मरने वाला की आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी, बोलो तुमको किधर गिराए, तो क्या कहोगे? डायनासोर कहेंगे, हम कहेंगे एक डायनासोर पकड़िए, जोर से फेंक दीजिए बाहर, न इधर गिरे ना उधर, है ना, बाहर गिरे। फिर भी अगर गिरने के बाद होना चाहिए, इधर पानी में गिर जाना मगर इधर ना मत गिरना। भाप में गिरोगे ना बुआरे, बहुत भयंकर जलोगे। इसमें से निकलने के बाद कम फोका होगा, इसमें से निकलने के बाद फोका तो चेहरा पहचान में नहीं आएगा। समझ गया? इस भाप बहुत ज़्यादा गर्म होता है, भाप से हाथ जो छनछनाता है बहुत ज़्यादा, बहुत फड़फड़ाता है। पहले जो चावल बना पसाती थी लड़की सब, तो उसको पता होगा, जो चावल पसाई होगी उनको पता होगा, भयंकर जलता है। चलो, तो यही बात है। देखो, उबलते हुए जल की तुलना में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप के कणों में उसी तापमान पानी के कणों से अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसीलिए भाप के कणों में वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, और इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और गर्म में और भी क्वेश्चन है, इसमें हो गया, खत्म हो गया पाठ। देखिए, एक पदार्थ की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस को क्या, ठोस से जो द्रव बनता है उसको क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। ठोस से द्रव में जाता है तो गलना कहते हैं। गलना को कहते हैं क्या विज्ञान में? संगलन। क्या कहते हैं? और जब द्रव को गर्म कर, द्रव को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? गैस बनता है। क्या बनता है? तो गैस बनने की, ठोस से द्रव से गैस बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और गैस को फिर ठोस बनता है। गैस क्या होता है? ठोस बनता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? और द्रव को जब हम ठोस बनाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? जमना कहते हैं। अगर डायरेक्ट कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया हो तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? और कोई पदार्थ डायरेक्ट गैस से ठोस बन गया उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। दोनों ऊर्ध्वपातन है। वाह वाह वाह, हो गया। मैं एक बार उधर